हेलो गाइस, आई एम सुषमा और आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा अब फर्स्ट कवर होगा वायरोलॉजी के टॉपिक्स। ठीक है, वायरोलॉजी के टॉपिक्स में से सबसे पहला टॉपिक है, इसको अगर देखें तो ये होगा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो इसका लेक्चर नंबर 1 में क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज देखेंगे वायरसेस की। इसको आप वायरसेस की इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। तो वायरस क्या होते हैं? वायरस आर स्मॉलेस्ट unicellular organism that are obligate intracellular. They different from bacteria and other prokaryotes as। ठीक है, तो जो वायरस है स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन सेल से बने हुए, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, मल्टी सेलुलर का मतलब है मल्टीपल सेल से बने हुए, मल्टीपल सेल से बने हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो वायरसेस होते हैं स्मॉलेस्ट एंड यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने हुए, और ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के अंदर इंफेक्शन करते हैं, इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके पास कोई भी ये और इन्वायरमेंट में लिविंग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जो वायरसेस होते हैं इन्वायरमेंट में लिविंग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनको रेप्लिकेट करना है तो इनको होस्ट की जरूरत पड़ती है। जब ये होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो होस्ट की बॉडी के मेटाबॉलिज्म यूज करके फिर ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है दे डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोटिक एसिड। ये क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं बैक्टीरिया से, एंड अदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उससे होते हैं, उनसे भी ये डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इसलिए बोला है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे पोजेसिव क्या बोल रहे हैं, दे पोजेसिव आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। इनके पास क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है, पर दोनों भी एक, अगर कोई वायरस है, ठीक है, एक वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, और न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, फिल्ट्रेबल, जो वायरसेस हैं दे आर स्मॉलेस्ट देन बैक्टीरिया, कैन बी पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर। ये फिल्ट्रेबल होते हैं। अगर हम बैक्टीरियल फिल्टर से वायरसेस को पास करेंगे तो ये इजीली पास हो जाएंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया से स्मॉल अमाउंट, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी ग्रो ऑन आर्टिफिशियल सेल मीडिया। हम कभी जो वायरसेस हैं उनको आर्टिफिशियल सेल ग्रो मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। However, grow in animal eggs, tissue and tissue cultures। अगर हमने वायरसेस को ग्रो करना है तो ये किस में होगा ग्रो? हम इनको एनिमल में ग्रो करेंगे, एग्स में, एम्ब्रियोनेटेड एग्स में करेंगे ग्रो, एंड टिश्यू कल्चर लगाएंगे था, उसमें ग्रो करेंगे। ठीक है, सो दे मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स मेथड बट नॉट बाय बाइनरी फिशन एज सीन इन बैक्टीरिया। उन्होंने क्या लिखा है, भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी बाइनरी फिशन के थ्रू मल्टीप्लाई नहीं होते, जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? कॉम्प्लेक्स मेथड से मल्टीप्लाई होते हैं। वायरस डू नॉट हैव ए प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वायरस के पास कोई भी प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। ठीक है, so they do not have cell wall, cell membrane, cell organelles including ribosomes। जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्लाज्मिड्स होते हैं और मीजोसोम्स होते हैं, और
और कहता है एक्स्ट्रा क्रोमल जो होता है वो होता है मतलब कि प्लाज्मिडी हो गया, और कहता है डीएनए प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक में क्या क्या प्रेजेंट होता है, गोल्गी ऑपरेटर्स, एससीआर, ईआर, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे जो वायरसेस हैं इनके पास ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए ना ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ना सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ना सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे लेक ऑफ एंजाइम नेसेसिटी फॉर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इनके पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, नेसेसरी एंजाइम्स नहीं होते इसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए। ये क्या करते हैं, अगर इन्होंने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करने हैं तो ये क्या करेंगे, होस्ट के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको यूज करके ये अपने जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करेंगे। सो दे आर नॉट ससेप्टेबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। जो वायरसेस हैं वो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक से किल नहीं होते। इनको किल करने के लिए क्या यूज होते हैं, ड्रग्स एंड वैक्सीन यूज होती हैं, ठीक है। ठीक है, ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। अब हम देखते हैं साइज क्या है वायरसेस का, ठीक है। साइज कैसे मेजरमेंट करते हैं, साइज इज द वायरस इज डिटरमाइंड बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अगर हमने वायरसेस के साइज को देखना है या डिटरमाइन करना है तो वो क्या करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे। सो फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या लिखा है, पास थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेडेड पोरोसिटी। इसमें क्या कह रहे हैं, ये हम जो वायरसेस हैं एक उनको मेम्ब्रेन फिल्टर में से पास करेंगे जिसकी जो पोरोसिटी है ग्रेडेड है, मतलब कि जो उसका पोर साइज है फिल्टर का बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, इसलिए लिखा है ग्रेडेड पोरोसिटी है उसकी, ठीक है। और क्या लिखेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे, हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज नहीं करेंगे उसकी, हम वायरसेस की हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, अगर हम किसी सोल्यूशन को सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो सुपरनेटेड होगा और पैलेट होगा, जो हमें चाहिए होता है उसमें पैलेट चाहिए होता है, तो हम सुपरनेटेड डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। और क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अगर हमने बैक्टीरिया को देखना है तो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट वायरस है पॉक्स वायरस जो कि 300 नैनोमीटर का होता है। किसी बुक्स में ये 400 नैनोमीटर भी है, तो हम 4 नैनोमीटर भी कंसीडर कर सकते हैं अगर ऑप्शन में गिवन हो, ठीक है। सो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है, दैट इज अ पर्बो वायरस। कितना होता है, 20 नैनोमीटर का होता है। ये दोनों डीएनए वायरसेस हैं, ठीक है, डीएनए वायरसेस हैं, ठीक है। तो ये पॉक्स फैमिली के ही वायरसेस हैं सारे दोनों। लार्जेस्ट है पॉक्स वायरस 300 नैनोमीटर और स्मॉलेस्ट है 200 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं शेप कैसे होती है वायरसेस की। शेप ऑफ द वायरसेस, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर रफली स्फेरिकल एक्सेप्ट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो वायरसेस होते हैं रफली होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, एक्सेप्ट कुछ वायरसेस को छोड़ के, जैसे कि जो रेबिस वायरस है वो होता है बुलेट शेप एंड पॉक्स वायरस जो होता है वो होता है ब्राइट शेप, ठीक है। इसमें से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो रेबिस हो गया बुलेट शेप, एंड पॉक्स हो गया ब्राइट शेप, एंड इबोला हो गया फिलामेंटल शेप का, ठीक है। और तंबाकू मोज़ेक वायरस हो गया रोड शेप का, एडिनो वायरस हो गया स्पेस व्हीकल का। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से भी और इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो कोरोना वायरस कैसा होता है, पेटल शेप का, और पेप्लोमर्स होते हैं उसके ऊपर। इसको हम क्राउन लाइक प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है।
और रोटा वायरस होता है व्हील शेप का। इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, रोटा वायरस कैसा होता है, व्हील शेप का। सो एस्ट्रोवायरस कैसे होते हैं, स्टार शेप एंड पेप्लोमस शेप, पेप्लोमस, स्टार शेप, पेप्लोमस। ठीक है, ये थे कुछ शेप ऑफ वायरसेस। अब हम देखते हैं वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, सो वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड विच इज फर्दर सराउंडेड बाय एनवेलप इन सम वायरसेस। क्या कह रहे हैं, जो वायरस है किसके बने होते हैं, क्या होता है वायरस में, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड कैसे बना, जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये वायरस है, ठीक है, ये है न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, तो ये जो इसकी न्यूक्लिक एसिड की जीनोम की जो आउटर कवरिंग है इसे बोलेंगे हम कैप्सिड। तो ये बन गया न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, तो अगर हम इसके क्या बोल रहे हैं, तो इसकी अदर जो लेयर होती है, इसकी दूसरी लेयर को हम बोलते हैं एनवेलप। ठीक है, ये हो गया एनवेलप। जो कैप्सिड की लेयर है किससे बनी होती है, ये कैप्सिड की लेयर किससे बनी होगी, ये बनी होगी प्रोटीन से। ठीक है, और इसके ऊपर जो यूनिट्स ऐसे ऐसे करके यूनिट्स बने होते हैं जिसे हम कैप्सुमर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर ये यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, कैप्सुमर्स। ठीक है, जो कि कैप्सिड के ऊपर बने होंगे। ठीक है, इसलिए बोला है कैप्सिड इज ए प्रोटीन लेयर होती है कैप्सिड, इज मेड अप कैप्सुमर्स यूनिट्स, ये कैप्सुमर यूनिट्स को भी बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, वायरसेस पॉजेसिव आइदर डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ। जो वायरसेस में डीएनए जो जीनोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं या तो डीएनए होते हैं या फिर आरएनए होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है जीनोम साइज क्या होता है, कितने अमाउंट में डीएनए जो है या फिर कितने अमाउंट डीएनए बेस पेयर प्रेजेंट है एक वायरस में। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो जीनोमिक साइज है वो है रेट्रोवायरस का। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जीनोम साइज किसका है, वो है रेट्रोवायरस का, दैट इज 7 to 11.5 किलो बेस पेयर का। जो सबसे बड़ा जीनोम साइज है रेट्रोवायरस का, जो कि 7 to 11.5 किलो बेस पेयर का होता है। और स्मॉलेस्ट हेपेटाइटिस डी का है जो 1.7 किलो बेस पेयर का है। स्मॉलेस्ट जीनोम साइज किसका है, 1.7 किलो बेस पेयर, जो कि हेपेटाइटिस डी का है। और जो हेपेटाइटिस बी है उसका जीनोमिक साइज है 3.2 किलो बेस पेयर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैप्सिड। तो कैप्सिड में क्या क्या है देखते हैं। कैप्सिड इज कंपोज्ड नंबर ऑफ रिपीट पॉली प्रोटीन सब यूनिट जिसे हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं एंड कैप्सुमर्स। ये जो ये कैप्सिड हमने बनाया था, जो कैप्सिड है किससे बना हुआ है, प्रोटीन का। प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, जिसको हम जो कैप्सुमर्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं जिसे हम कैप्सुमर्स भी बोलते हैं। तो कैप्सुमर्स का फंक्शन क्या होता है, द कैप्सुमर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड कोर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल न्यूक्लियस। ठीक है, जो कैप्सिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से बचाता है, जिसकी एग्जाम्पल है न्यूक्लियस। ठीक है, एंड आगे का स्ट्रक्चर देते हैं। आगे का स्ट्रक्चर है सिमेट्री। ठीक है, वायरसेस की कितने टाइप की सिमेट्री होती है, वायरस की 3 टाइप की सिमेट्रीज होती हैं, जैसे आइसोस्केड्रल सिमेट्री, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री एंड हेलिकल सिमेट्री। सो जो पहली सिमेट्री है दैट इज आइसोस्केड्रल सिमेट्री। द कैप्सुमर्स आर अरेंज्ड एज द इफ they lay on the facet on the isoscadron, which is 20 rectangular facets and 12 corner of the vertex such as the virus have a rigid structure। ठीक है, जो कैप्सुमर जो है आइसोस्केड्रल सिमेट्री होती है उसमें क्या होता है, कैप्सुमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
सो फेसेस होते हैं आइसोस्केड्रॉन के, जिसमें 20 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं एंड 12 कॉर्नर्स होते हैं एंड वर्टिक्स बोलते हैं जिसको। तो सच है जिससे क्या होता है, वायरस क्या होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। सो आइसोस्केड्रन की सिमेट्री देखें तो ये आइसोस्केड्रन की सिमेट्री है, जिसमें क्या ये जो पड़ा है ये है आरएनए, ओ सॉरी जीनोम, जो कि कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड, आर या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है। ये क्या है, ये है कैप्सिड। ठीक है। ये इसके पास जो प्रोटीन सब यूनिट्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स के बने हुए ये हैं कैप्सोमर्स। ठीक है। ये आउटर कवरिंग जो है वो है एनवेलप, और इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने हुए लाइपोप्रोटीन्स के बने होते हैं, दैट इज द पेप्लोमर्स। ठीक है। ये है आइसोस्केड्रन की। और जो हेलिकल सिमेट्री होती है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड से बाउंड होते हैं। ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है कैप्सिड से बाउंड होंगे, जो कि एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि क्या बनाएंगे, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा कैप्सिड एनवेलप होगा, और इनके पास क्या है, पेप्लोमर्स। ये होता है हेलिकल सिमेट्री जो ठीक है। सो इसकी एग्जांपल क्या है, आइसोस्केड्रल सिमेट्री की, दैट इज ऑल डीएनए वायरसेस एक्सेप्ट पॉक्स वायरस एंड मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरस। जो ऑल डीएनए वायरसेस है सिर्फ पॉक्स वायरस को छोड़ के जो बनाते हैं हेलिकल सिमेट्री, एंड कुछ जो मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरस भी जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, आइसोस्केड्रल सिमेट्री। सो हम अब देखते हैं हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री में मैंने आपको बताई है, जो कैप्सोमर्स होते हैं कॉइल होते हैं विद न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। फॉर्म जो क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेलिक्स एंड स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी एग्जांपल है फ्यू आरएनए एंड मायोक्सी रैपिडो फिलोवॉल्डियाई एंड बनिया वायरसेस। ठीक है। इसकी ये एग्जांपल्स हैं। एंड थर्ड कौन सी है, थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में हम देखते हैं सम वायरसेस डू नॉट हैव शो आइदर आइसोस्केड्रल और हेलिकल सिमेट्री। कुछ वायरसेस जो होते हैं ना तो वो आइसोस्केड्रल सिमेट्री शो करते हैं, ना ही हेलिकल सिमेट्री शो करते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सो रेफर टू एज अ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री किसकी होती है, पॉक्स वायरस की। जो सब कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, एग्जांपल है पॉक्स वायरसेस। ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर है हमारा एनवेलप। ठीक है। सो एनवेलप को देखते हैं। सर्टेन वायरसेस पोजेसिव एंड एनवेलप सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। ये हमने देख लिया है। जो न्यूक्लिक एनवेलप जो न्यूक्लिक एसिड के बाद जो लेयर होती है वो होती है एनवेलप। सो एनवेलप इज ए लाइपोप्रोटीन नेचर। जो एनवेलप किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। मेड अप लाइपोप्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड पेप्लोमर। जो सब यूनिट्स होते हैं एनवेलप के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्लोमर्स बोलते हैं। एनवेलप प्रोवाइड्स केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी टू सेल। जो एनवेलप है क्या प्रोवाइड करता है, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफेंस प्रोड्यूस करता है वायरसेस को। ये था अपने वायरल स्ट्रक्चर। एक न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, सिमेट्री, आइसोस्केड्रल, हेलिकल एंड कॉम्प्लेक्स एंड एनवेलप। ठीक है। ये थे वायरल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स, वायरल स्ट्रक्चर के। ठीक है। अब हम देखते हैं वायरल रेप्लिकेशन। तो हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से भी समझेंगे वायरल स्ट्रक्चर को। लेट्स स्टार्ट वायरल रेप्लिकेशन। तो वायरल रेप्लिकेशन में क्या होता है, वायरसेस डू नॉट अंडरगो बाइनरी फिशन सीन इन बैक्टीरिया। जो वायरसेस है वो बाइनरी फिशन के थ्रू अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे कि बैक्टीरिया में देखा है। जो बैक्टीरिया है बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई होते हैं, और यूकेरियोटिक कैसे होते हैं, मियोसिस, माइटोसिस तरीके से जो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स
ठीक है। एंड बट अंडरगो द कॉम्प्लेक्स वे सेल डिवीजन। जो वायरसेस है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से अपनी सेल डिवीजन करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस पोजेसिव थ्रू द 6 सीक्वेंशियल स्टेप। जो वायरसेस की रेप्लिकेशन है वो 6 स्टेप से होती है, जैसे कि सबसे पहली है अडॉप्शन एंड अटैचमेंट। तो इसमें क्या होता है, is the first and the most specific step of viral replication. It involves replication interaction between host viruses and host. इसमें क्या होता है, ये सबसे पहला वायरस स्पेसिफिक स्टेप है, मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक स्टेप माना गया है, जिसमें क्या होता है, जैसे ये वायरस है, हम इसको बैक्टीरियोफाज कंसीडर कर सकते हैं। हमने बैक्टीरियोफाज बनाया है, ठीक है। तो ये है बैक्टीरिया। तो क्या बैक्टीरिया के खुद अपने रिसेप्टर हैं और ये हेक्सागोनल स्पाइक्स हैं जो बैक्टीरियोफाज को अटैच बैक्टीरियल सेल वॉल में अटैच होने में हेल्प करते हैं। दैट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, वायरल के जो स्पाइक्स होंगे और रिसेप्टर के बैक्टीरियल रिसेप्टर होंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अटैचमेंट। ये फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट, और हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये है वायरस, कोई वायरस आया और ये क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर, और ये है वायरस के रिसेप्टर, ठीक है, एक दूसरे से अटैच हुए, दैट इज अटैचमेंट, से अटैचमेंट बोलते हैं। और सेकंड स्टेप क्या है, पेनिट्रेशन, ठीक है। So after attachment, the virus particle penetrate into the host cell either by phagocytosis, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन फ्यूजन, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जब वायरल पार्टिकल्स अटैच होंगे, वायरस अटैच होगा बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो क्या करेगा, अपने वायरस पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करेगा, आर पार करेगा होस्ट सेल के ऊपर, ठीक है। ये दो स्टेप होते हैं। कौन से स्टेप है, पहला है फाइगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, रिसेप्टर क्या करते हैं, जो रिसेप्टर में रिसेप्टर होते हैं वो एंडोसाइटोस कर लेते हैं। जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है एक लूप बना के, ठीक है, ऐसे लूप बना के। पर जो बैक्टीरियोफाज है सिर्फ अपना जीनोम यहाँ पे छोड़ेगा, ठीक है। सो आगे क्या है, मेम्ब्रेन फ्यूजन सीन इन HIV, ठीक है। जो मेम्ब्रेन फ्यूजन है वो उसमें किसमें देखा गया है, HIV, इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीन इन बैक्टीरियोफाज। जैसे मैंने आपको बताया, जो बैक्टीरियोफाज होते हैं वो मेम्ब्रेन फ्यूजन करते हैं, मेम्ब्रेन को ब्रेक, सेल बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को ब्रेक करके सिर्फ अपने जीनोम है उसमें अपने न्यूक्लिक एसिड उसमें छोड़ देते हैं, ठीक है। और फैगोसाइट क्या होता है, एक लूप बन जाता है, जो वायरस है बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, ठीक है। और हम इसमें भी देख सकते हैं, ये है मेम्ब्रेन फ्यूजन, ये है मेम्ब्रेन फ्यूजन, जिसे हम बोलेंगे पेनिट्रेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या, कैप्सिड इज लाइज्ड ड्यू टू द होस्ट एंजाइम। जो वायरस की कैप्सिड होगी जो बैक्टीरिया जिसमें वायरस का न्यूक्लिक एसिड है, आउटर लेयर कैप्सिड, वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जो होस्ट के लाइसोजाइम्स एंजाइम्स है उसके थ्रू जो बैक्टीरिया वायरसेस की जो कैप्सिड लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी एंड न्यूक्लिक एसिड रिलीज हो जाएंगे। दिस स्टेप इज एब्सेंट इन द फॉर बैक्टीरियोफाज। ये क्यों, क्योंकि बैक्टीरियोफाज क्या करते हैं, डायरेक्ट अपना जीनोम जो है इसमें पेनिट्रेट कर देता है, होल करके, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर होल करके जो अपने जीनोम है यहाँ पे रिलीज कर देता है। पर करके जो उनका जीनोम है वो रिलीज हो जाता है। ये है रिलीज, इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग, अनकोटिंग, ठीक है। जो वायरल जीनोम है वो हो गया रिलीज, दैट इज द RNA, ठीक है। और अगला स्टेप क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस वायरल कंपोनेंट्स। अब क्या करेगा वायरस, क्या बनेगा, अपने कंपोनेंट्स बनाएगा। जो वायरस है वो अपने क्या क्या बनाएगा, कंपोनेंट्स बनाएगा। कौन से कंपोनेंट्स बनाएगा, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड एंड कैप्सिड ई
ठीक है, और एंजाइम्स बनाएगा और अदर रेगुलेटरी प्रोटीन साइड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। क्या क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, कैप्सिड बनाएगा और एंजाइम्स बनाएगा और अदर रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा जब वो न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन करेगा। तो जो डीएनए वायरसेस हैं वो क्या करते हैं? डीएनए वायरस तो रेप्लिकेट होती है न्यूक्लियस में, जो डीएनए वायरसेस की रेप्लिकेशन होती है वो होती है न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट जो पॉक्स वायरस है वो रेप्लिकेशन करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, जो डीएनए वायरसेस होते हैं रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस में, सिर्फ जो पॉक्स वायरस है वो करता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एंड जो आरएनए वायरसेस हैं, आरएनए वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक्सेप्ट रेट्रोवायरसेस जो होते हैं और ऑर्थोवायरसेस एंड माइकोप्सी वायरसेस जो होते हैं वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, सो हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, जो ये है वायरल आरएनए वायरस का आरएनए, तो इसकी हुई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसने क्या बनाया? आरएनए से बनाया डीएनए। ठीक है, ठीक है, सो उसके बाद ये न्यूक्लियस में गया, ये बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में गया, इसने क्या किया? इंटीग्रेशन किया। इसने क्या किया? इंटीग्रेशन मतलब जो वायरल डीएनए है उसने क्या किया? बैक्टीरियल डीएनए से अपना कंबाइन बना लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? एक कॉम्बिनेशन से एक जीनोम निकला। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से डीएनए बनता है और आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और आरएनए को आरएनए में कन्वर्ट आरएनए बनता है। ठीक है, ठीक है, सो बायोसिंथेसिस देख लिया आपने, जो किसमें हुई? न्यूक्लियस के अंदर हुई। ठीक है, डीएनए से आरएनए बना और रिलीज हुआ साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या बना? ट्रांसलेशन मतलब बना प्रोटीन। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा असेंबली, नेक्स्ट स्टेप जो होता है असेंबली, where nucleic acid and protein are packed together and form a progeny nucleocapsid। ठीक है, सो असेंबली में क्या हुआ है? जो पैकेजिंग हुई है वायरल पार्टिकल की, ये देखो ये पैकेजिंग हुई, वायरस कोर स्ट्रक्चर कैप्सिड और क्या हुआ? वायरल पार्टिकल की पैकेजिंग हुई, असेंबली हुई। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। जो आरएनए डीएनए वायरस सैंपल इन द न्यूक्लियस, जो डीएनए वायरस है असेंबल होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के ही अंदर असेंबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट एप्टेना वायरसेस एंड पॉक्स वायरस जो सैंपल होते हैं साइटोप्लाज्म में सैंपल होते हैं, एंड आरएनए वायरसेस आर सैंपल इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें ये जो देखो आपने देखो ये है आरएनए वायरस जो कि कहाँ में सैंपल हुआ है? साइटोप्लाज्म में सैंपल हुआ है। ठीक है, ये कहाँ सैंपल हुआ है? साइटोप्लाज्म में असेंबल हुआ है, क्योंकि ये आरएनए वायरसेस है। तो इन्होंने आरएनए वायरसेस के बारे में ऐसे लिखा है भी, जो आरएनए वायरसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में असेंबल होते हैं। ठीक है, सो मैचुरेशन में क्या होता है? टेक प्लेस आइदर इन न्यूक्लिक एसिड और साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन। जो जब वो मैचुरेशन होती है तो क्या होता है? जो मैच्योर डीएनए है किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस एसिड न्यूक्लियस में या फिर साइटोप्लाज्म में या फिर मेम्ब्रेन में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? रिलीज इज ए डॉटर विरियन अकर्स आइदर बाय। ठीक है, इसमें क्या होता है? डॉटर विरियन जो होते हैं उसके साथ ही रिलीज होता है। इसमें क्या होता है? लाइसिस ऑफ होस्ट सेल इन शोन इन द नॉन डेवलप्ड वायरसेस एंड बैक्टीरियोफाज। जो बैक्टीरियोफाज है, अगर जो बैक्टीरियोफाज होता है लाइटिक साइकिल में क्या होता है? जो वो बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करता है। ठीक है, रेप्लिकेट करके उसके बाद क्या करता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करके लाइज करके रिलीज हो जाते हैं, वो होता है लाइटिक साइकिल में। ठीक है, और इसमें होता है नॉन एनवेलप वायरसेस में, जो वायरसेस होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल या फिर होस्ट के सेल को ब्रेक करके रिलीज हो जाते हैं। अदर कौन सा है? बर्डिंग थ्रू द होस्ट मेम्ब्रेन एंड शो इन द एनवेलप वायरसेस। और क्या शो करके रिलीज होते हैं? बर्डिंग शो करके। जैसे ये है बर्डिंग, इसने क्या शो किया? बर्डिंग शो किया, मैचुरेशन हुआ और बर्डिंग शो की, एक लूप बना के फिर ये रिलीज हुआ है।
ठीक है, इसलिए लिखा है बडिंग थ्रू द होस्ट मेम्ब्रेन एज शोन बाय एनवेलप वायरसेस। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वायरल एप्लीकेशन, जिसके क्या क्या स्टेप हैं: अडॉप्शन, अटैचमेंट, पेंट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स एंड असेंबली, maturation of virus, release of daughter virion either by cell। ठीक है, तो ये था इतना टॉपिक, और इसका सेकंड पार्ट हम आधा पार्ट जो है सेकंड में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।